नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विद अभिषेक में। साथियों, हमने अपने पूर्व के वीडियो के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, जो कि जल्द ही जिसका विज्ञापन प्रकाशित होने को है, की तैयारी करने और उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की रणनीति के विषय में चर्चा की थी। और उस चर्चा के ही क्रम में अब हम अपनी उस रणनीति पर चलने के लिए करंट अफेयर्स का पहला वीडियो लेकर के अपने आप लोगों के साथ सामने उपस्थित हुआ हूं। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो पहले चर्चा में नहीं हुई, मैंने अक्सर देखा है कि जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियोस देखते हैं, यद्यपि उसका प्रीलिम्स में या मेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका है करंट अफेयर्स की, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए क्या है कि या तो उसको स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ा दिया जाता है या करंट अफेयर्स को पेज कॉपी पर लिख करके पेजेस को बता देते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म में नहीं देखता हूं जहां पर चैनल इस पर जहां पर कि करंट अफेयर्स को उस वे में पढ़ाया जाता हो, जहां पर जिससे कि करंट अफेयर्स न केवल करंट अफेयर्स होता है बल्कि वह जीएस का पर्सपेक्टिव उसमें होता है। आप उस पर्सपेक्टिव को जब तक नहीं समझेंगे तो करंट अफेयर्स एक अलग विषय लगता है और काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक अलग तरीके से देखिए, जैसे मैंने पढ़ाई की है, जिस तरीके से मैंने चीजों को समझा है, उन्हीं तरीकों से आप भी उन चीजों को जब समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। और एग्जाम में आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 90% प्रश्न हर हाल में सही कर लेंगे, उससे ज्यादा भी कर लेंगे अगर आप उस गंभीरता के साथ चीजों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, जो कि 25 से 28 सितंबर के मध्य देश के में आयोजित किया जाना है। प्रश्न है कि यह देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 5वां है और देश में मतलब भारत में आयोजित किया जाना है, तो यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर शहर में यह आयोजित किया जाएगा। सिंपल से याद रहेगा, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। अब देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था कि जीएस पर्सपेक्टिव हम करंट अफेयर्स में, तो अब काफी सम्मेलन जिस समय सितंबर में होगा तो उस समय 1 या 2 दिन या 2-3 दिन चर्चा में रहेगा, अखबारों में भी आएगा इसके बारे में। तो जीएस पर्सपेक्टिव क्या बनता है कि यहां से कॉफी से संबंधित जो प्रश्न 2 तरीके से बन सकते हैं, और वो दोनों ही तरीके से प्रश्न जो बनते हैं वो कॉफी के उत्पादन से बनते हैं। उत्पादन में क्या कि विश्व में कौन से देश कॉफी के बड़े उत्पादक देश हैं, और वही बात से भारत के संदर्भ में आ जाती है कि भारत के कौन से राज्य कॉफी के उत्पादन में शीर्ष पर हैं। तो हम जीएस के प्रश्न को भी इसके साथ जब समझ लेंगे तो न केवल यह एक हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न तैयार होगा, बल्कि हम उसको जीएस में भी। तो इस चीज को करने के लिए मैं एक एक नाम दूंगा और शेष काम आपको दूंगा, आप आगे इसको करिएगा। देखिए, जो विश्व परिदृश्य में बात है तो नंबर 1 पर ब्राजील है कॉफी के उत्पादन में, और भारत के राज्यों में कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। समझ गए होंगे कि क्यों बेंगलोर में हो रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो
21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य कहां पर आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर आयोजित किया जाएगा सितंबर में? इसका उत्तर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। क्या है ये? क्या है उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो? एक्चुअली में यह जो है ये उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट को, हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेड शो लगाया जाएगा, जिसमें देश विदेश के लोग, इन्वेस्टर्स भी जुड़ेंगे, व्यापारी जुड़ेंगे, जो कि और हमारे जो शासन और प्रशासन के अधिकारी गण हैं, उद्योग विभाग के लोग हैं, वह जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश को हमको देश में शीर्ष एक्सपोर्टर राज्य भी बनाना है। अभी उत्तर प्रदेश जो है वो देश का 5th बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, 5th एक्सपोर्टर स्टेट है, बिगेस्ट। तो 2022-23 में एक चीज और जान लें कि 2022-23 में हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट था वो 1.74 लाख करोड़ रुपए था। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है, उन्होंने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 वर्षों में हम इस लक्ष्य को बढ़ा करके 3 लाख करोड़ रुपए कर देंगे। मतलब लगभग में इसको दोगुने से ऊपर ले जाने का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए भी, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो जो प्रश्न पूछता है करंट अफेयर्स के 6 महीने के कवर करता है ज्यादातर, और उसकी अवधि 1 साल तक बढ़ जाती है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी, क्योंकि ये अगस्त माह का करंट अफेयर्स है, तो वहां पर भी काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है, के महानिदेशक किसे बनाया गया है? या अब देखिए फिर जीएस पर्सपेक्टिव, इस प्रश्न में ही एक जीएस का प्रश्न छिपा हुआ है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? देश फिलीपींस है, और यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप देखेंगे। तो इसका महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर अजय कोहली को। यह प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं कि यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन यह इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डॉक्टर अजय कोहली जो है वो बेसिकली उन्नाव के रहने वाले हैं। उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके ये महानिदेशक बने हैं, सर्वोच्च पद पर गए हैं और उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जीएस करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। और जीएस में देखिए होता क्या है, लोक सेवा आयोग करता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जिससे हमने पढ़ लिया कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉक्टर अजय कोहली बने, इस बात को मैंने पढ़ा, लेकिन मैं इस बात को पढ़ने पर ज्यादा फोकस्ड नहीं रहा कि वो एक्चुअली में फिलीपींस में, मनीला में है। तो होता क्या है कि वो सीधे प्रश्न नहीं पूछता है, वह क्या करता है, थोड़ा सा हमारे जागरूकता को, हमारे अटेंटिवनेस को चेक कर लेता है कि जिस अभ्यर्थी का चयन लोक सेवा आयोग करके उसको एक अधिकारी बनाएगा, तो वह अधिकारी कितना अटेंटिव है, कितना सजग है चीजों के प्रति, वो अन्य बातों पर भी ध्यान दे। एक कहानी है इसके संबंध में, कभी सुनाएंगे आपको कि अटेंशन का क्या वो होता है, अन्य चीजों को भी साथ में कैसे एक अधिकारी को कैप्चर करके चलना चाहिए, क्योंकि एक बात को सिर्फ एक पक्ष को ना समझे, वो
उसके जितने भी पहलू, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उनको भी समझे। उस पर बड़ी अच्छी कहानी है, किसी दिन आगे बताएंगे, बताएंगे नहीं सुनाएंगे, मजा आएगा आप लोगों को। तो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, देखिए अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, तो जो अमृत भारत है वो वहीं से लिया गया है। बेसिकली ये स्टेशन योजना है, रेलवे स्टेशन की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु आधारशिला रखी गई? तो सिंपल प्रश्न है, सामान्य है, इसको बस हमको समझ लेना है। पूछा जा रहा है प्रश्न में क्या है, संख्या पर पूछ लेते हैं। अक्सर प्रश्न इस तरीके से देखे जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और एक बड़ी परियोजना भी है। रेलवे के विकास में ये एक मील का पत्थर सिद्ध होगी भविष्य में। तो अभी जो है इसमें ये 508 रेलवे स्टेशनों को इसमें चयनित किया गया है इनके पुनर्विकास के लिए, रेनोवेशन के लिए। रेनोवेशन किस तरीके से होगा? देखिए, जो हमारा देश, बहुत डाइवर्सिटी है देश में, तो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जगहों की आर्किटेक्चर अलग है, वहां की संस्कृति अलग है। तो इन सबको समेटते हुए जहां पर जिस तरीके की संस्कृतियां हैं, जिस तरीके की वास्तु है, उसको वहां पर लाएंगे और साथ में मॉडर्नाइजेशन, उनको मॉडर्न बनाएंगे। उन रेलवे स्टेशन में आधुनिक सुविधाएं भी देंगे, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी वहां पर यूज की जाएगी। तो 508 रेलवे स्टेशन है, संख्या का प्रश्न है, थोड़ा सा बस दिमाग में रख लेना है इनको। अब इसमें बात आती है उत्तर प्रदेश के विशेष से प्रश्न आता है। अब इसमें प्रश्न में आ जाएगा कि ये एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि ये सभी स्टेशन नहीं है, ये लगभग में 1309 रेलवे स्टेशनों के रेनोवेशन किया जाना है, जिसमें से प्रथम चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को लिया गया है। अब ये बात आ जाती है कि प्रथम चरण में जो 508 रेलवे स्टेशन लिए गए हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? अब ये चीज बात आ जाती है यूपी। इस पर देखिए, मैं तैयारी कराने के लिए एक चीज और है कि मैं अभी जो मेरा लक्ष्य है वो सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्तियां आएंगी, और अभी जो हमारा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन किया गया उसके माध्यम से जो भर्तियां आएंगी, तो उनमें पार्टिसिपेट करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होगा। तो 55 हमारे रेलवे स्टेशंस जो हैं, जो कि यूपी में हैं, उनका चयन इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया? देखिए, चंद्रयान पर एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि चंद्रयान पर जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो ज्यादातर कथन करके होंगे, 1 2 3 उसके बारे में कम से कम कथन होंगे। तो इसके बारे में जो अभी प्रश्न है कि वो किस दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया, तो डेट है 5 अगस्त। अब इसकी डेट पर भी प्रश्न बनेंगे, जैसे कि किस दिन लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को, कब कक्षा में प्रवेश कराया गया, कब सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई जो 23 अगस्त प्रस्तावित हो, तो इस पर भी प्रश्न बनेगा, जहां से एक प्रश्न ही है। नेक्स्ट है कि पीएम प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किस तत्व की कमी को दूर करेगा? एक नई यूरिया लॉन्च की है, या लॉन्च की गई है राजस्थान के सीकर से। सीकर राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई है। पूछा कि यूरिया गोल्ड जो है ये मिट्टी में किस तत्व की कमी को दूर करेगा? नाइट्रोजन तो प्रोवाइड ही कराएगा, लेकिन एक तत्व है
वह तत्व है सल्फर। इसका एक नाम और भी है सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको नाम दिया गया है यूरिया गोल्ड। महत्वपूर्ण है कृषि के दृष्टिकोण से। और फिर कृषि में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जानेंगे तो सल्फर किन किन फसलों में काम आता है ये भी जानेंगे। नेक्स्ट है कि अमेजन इंडिया, जो कि हम लोगों का शॉपिंग का एक वो है प्लेटफॉर्म है। अमेजन इंडिया द्वारा देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर, कौन सा स्टोर? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तैरता हुआ स्टोर कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है फ्लोटिंग स्टोर, इसका उद्घाटन कश्मीर में डल झील में किया गया है। ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं नोट कर रहा हूं, आप इसी तरीके से बस नोट करना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जिस चीज को मैं, किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? बुनियादी शिक्षा को, मींस बेसिक एजुकेशन को, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कई बार पूछा गया, जैसे दीक्षा है, इसके पहले और भी जो ऐसे बुनियादी शिक्षा से संबंधित ऐप रहे उन पर प्रश्न आते रहे। तो ये जो ऐप है यह है उल्लास ऐप। किस दिन लॉन्च किया गया है? दीक्षा वगैरह को भी इसमें समाहित किया गया है। यह लॉन्च किया गया है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी 3rd एनिवर्सरी थी, 3rd एनिवर्सरी पर। इसकी 3री एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप, विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप बर्लिन जर्मनी में खेली जा रही है। में कंपाउंड तीरंदाजी में, निशानेबाजी में ज्योति सुरेखा, परिणीत कौर तथा अदिति गोपीचंद स्वामी ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? कंपाउंड वर्ग में इन तीनों खिलाड़ियों ने किस देश की टीम को पराजित किया? तो देश है मैक्सिको। मैक्सिको की टीम को इन तीनों खिलाड़ियों ने तीरंदाजी की कंपाउंड प्रतियोगिता में पराजित किया। 229 से 235 भारतीय टीम के रहे, 229 मैक्सिको की टीम के रहे। नेक्स्ट है, ये काफी चर्चा में रहा है, एक कथन कह करके गए हैं कि आत्मसम्मान से समझौता न करने की बात। हाई कोर्ट के एक जज ने कहा है कि वह आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। आत्मसम्मान से समझौता न करने की बात वकीलों से कहते हुए हाई कोर्ट के किस जज ने त्यागपत्र दे दिया? यह एक बड़ी बात है, बड़ी घटना है, तो इसलिए प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहेगी। जज का नाम है जस्टिस रोहित देव, जस्टिस रोहित देव। ये जो है कहां के हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के। ये भी प्रश्न बन सकता है कि वो कहां के हैं, किस उच्च न्यायालय के जज ने यह बात कहते हुए त्यागपत्र दे दिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित देव, नाम महत्वपूर्ण है। अब एक इंडेक्स है, इंडेक्सेस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने एग्जाम्स में इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। इंडेक्सेस पर प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, वो जारी करती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023।
इसमें कह रहा है कि भारत की रैंक कितनी रही। तो इसमें भारत की रैंक रही है 80। सभी बच्चे जो पढ़ते आ रहे हैं विगत समय से तो वो लगभग जानते होंगे। अब एक बात आती है कि इसमें टॉप कौन सा देश रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश की शीर्ष रैंक रही। तो थोड़ा सा आपको जान करके वो लगेगा। इस बार इसमें जो टॉप पर रहा है वो सिंगापुर रहा है। क्यों लगेगा? क्योंकि जो बच्चे जान रहे हैं सबको पता है कि जापान हमेशा इस पर, हमेशा मतलब विगत 5 वर्षों से जापान शीर्ष पर बना हुआ था और सिंगापुर ने उसको पिछाड़ करके पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो प्रश्न भारत के संदर्भ में तो बनना स्वाभाविक है ही, लेकिन चूंकि जापान लंबे समय से शीर्ष पर बना हुआ था, सिंगापुर ने उसको पिछाड़ करके शीर्ष, तो प्रश्न इस वे में भी पूछ सकता है कि कौन शीर्ष पर रहा। क्योंकि अगर विगत स्मृति के हिसाब से करेंगे तो हम प्रश्न गलत, उत्तर गलत लिख सकते हैं। इस पे सिंगापुर टॉप पर रहा। जो सेकंड पर रहा वहां पर भी जापान नहीं आया। दूसरे में भी इसमें इटली, जर्मनी, मतलब ये 3 देश संयुक्त रूप से, 3 देश इसमें, इटली, जर्मनी और स्पेन। इटली, जर्मनी, स्पेन, ये 3 देश जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। थोड़ा सा बता देते हैं कि होता क्या है, मतलब किस उस पर जो है ये पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है कि भारत की 80वीं रैंक है। एक्चुअली में होता यह है कि जो जैसे हम कोई भी विदेश यात्रा जो होती है विदेश जाने के लिए, तो किसी भी देश के पासपोर्ट में, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के नागरिक बिना वीजा के अपने सामान्य डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कितने देशों में भ्रमण कर सकते हैं। तो इंडिया जो है वो हमारे देश के नागरिक 57 कंट्रीज में बिना वीजा के वो कुछ समय के लिए विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा आपको वीजा फ्री विदेश जाने की अनुमति मिलती है, उतना ही आपका पासपोर्ट मजबूत माना जाता है। तो उसी के आधार पर रैंकिंग की जाती है, जिसमें कि भारत की रैंकिंग 80 है। इसको हमको, इस रैंक को याद रखना है। नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जिसमें 75 वर्ष या उससे अधिक आयु, यहाँ पर 75 वर्ष से अधिक लिखा है, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पौधों को पेंशन देने की व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की। प्राणवायु मींस ऑक्सीजन, देने वाले देवता कौन है? वृक्ष। तो उनके लिए पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के पौधों को पेंशन दी जानी है। ये व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख दे रहा हूं। ये शुरू की है हरियाणा में। इसमें क्या किया जाना है? इसमें जो 75 वर्ष से अधिक आयु के पौधे हैं उनको 2500 रुपए वार्षिक सालाना पेंशन दी जाएगी। पेंशन किसको दी जाएगी? जो लोकल बॉडीज है, मतलब ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत है, उनको इन पौधों की देखरेख के लिए इतना पैसा वार्षिक दिया जाना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं महत्वपूर्ण अगर लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब ये वही प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी और ज्यादा प्रबल संभावना। एक भी मैं प्रश्न ऐसा लेकर के आपके बीच में नहीं आया हूं कि आप स्किप करें उसको। बिल्कुल भी इस बात की गलती मत करना कि इस प्रश्न को आप जज कर लेना कि ये कम महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूं कि सारे ही प्रश्नों के पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में आने की प्रबल संभावना रहेगी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड, उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? ये अपने आप में ही रतन है, रतन टाटा। जो लोग परिचित हैं उनको सबको सब कहेंगे भी कि हाँ ठीक है, बिल्कुल वो इसको डिजर्व करते हैं। इससे बड़ा भी कोई अवार्ड हो तो उसके लिए भी वो डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है,
वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे रहा, मतलब कौन सा दिन इस बार जो है वो अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया क्या गया, वो रहा। तो वो डेट है 2 अगस्त, 2 अगस्त। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि जो हमारी पृथ्वी है उसका हमको देने जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो जो हमको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए वो रिसोर्सेज हमको यूज करने होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कर किए हैं, हमने 2 अगस्त तक ही यूज कर डाले हैं। अब इसका मतलब है कि इससे आगे जितने भी हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे वह हमारी प्रकृति की जो रिप्रोड्यूसिंग पावर है उससे अधिक है, वो उससे ज्यादा रिजनरेट नहीं कर सकता है। अगर हम इतने संसाधनों का जितना हमने 2 अगस्त तक यूज किया है यूज करते तो वो फिर से रिजनरेट कर लेती है अपने प्राकृतिक संसाधनों का, लेकिन अब वो हम ज्यादा दोहन कर रहे हैं, चाहे वो पानी है, हवा है, जो भी चीजें हैं। तो अर्थ ओवरशूट डे महत्वपूर्ण 2 अगस्त। अब एक प्रश्न जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो कंपनियां होती हैं विश्व की, उनसे संबंधित है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं, देखते रहते हैं कि प्रश्न अक्सर आता रहता है, तो इस बार भी है। इस बार क्या है कि वर्ष 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शीर्ष कंपनी कौन सी रही? कंपनी बदल गई है, कंपनी हो गई है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है, सभी लोग परिचित हैं, 2012-13 में बहुत चर्चा में रही थी, क्योंकि इसको भारत का जो हमारा अपना ये क्या है एफएमसीजी है, उसको लगभग में वो पूरा ऑक्युपाई करने वाला इस तरीके का कुछ मामला चल रहा था, तो काफी चर्चा में एक कंपनी रही थी उस समय वॉलमार्ट ने। इसने किसको पछाड़ा है? ये सऊदी अरब की है, सऊदी अरामको। दूसरे नंबर पर रही है सऊदी अरामको। अब जो प्रश्न है यहां से भी वो प्रश्न आएंगे कि भारत की कितनी कंपनियां ग्लोबल 500 में रही, शीर्ष 500 में भारत की कंपनियां क्या रही, उनकी स्थिति क्या रही? तो उसमें टॉप पर रही रिलायंस। रिलायंस की 88 है, आप लोग इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और उसको याद करिए। इंडियन ऑयल 94, LIC 107, ONGC 158, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 233, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 235, टाटा मोटर्स 337, राजेश एक्सपोर्ट 353। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को, केंद्रीय उद्यम को किसका दर्जा दिया गया? महारत्न का। यह दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये 13वीं जो है महारत्न कंपनी बन गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023। जल पर्यटन और साहसिक खेल, जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं वो, और जल पर्यटन, इसको बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई है। किस राज्य ने यह पॉलिसी बनाई है? महत्वपूर्ण है, किसी और ने नहीं, योगी सरकार ने। योगी जी ने अभी मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी है, और यह जो है यह 10 वर्ष के लिए है। इसका लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे बुंदेलखंड के भी इलाके हैं, वहां पर जो नदी झील है या अन्य भी जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, वहां पर हम जल से संबंधित
खेल और एडवेंचर स्पोर्ट्स इसको बढ़ावा देने के लिए। साथियों, यह वीडियो कुछ लंबा हो गया है, पहला वीडियो है, लेकिन ना परेशान होना। देखिए, सफलता के लिए मेहनत तो बहुत स्वाभाविक है। जब अगर मैं इस वीडियो को बनाने में नहीं थका हूं तो आप पढ़ने में तो नहीं थकना चाहिए नहीं आपको। तो ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से थोड़ा वीडियोस की वो कम रहे, ड्यूरेशन कम रहे और बातचीत कम हो, प्रश्नों पर ज्यादा वो शुरुआत है तो आपकी समझ को दूसरे ढंग से विकसित करना भी मेरा एक उद्देश्य है। तो इसलिए प्रश्नों के साथ साथ अन्य बातचीत भी लंबी हो जाती है। धन्यवाद।